गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज नाइन्थ लेक्चर फॉर सरफेस केमिस्ट्री। नाइन्थ लेक्चर है, आज का डेट 3 दिसंबर है, 2:30 PM का लेक्चर का टाइम है अपना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड चार्जेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था। आज भी हम लोगों को चार्जेस के बारे में डिस्कस करना है, इसको रिवाइज करेंगे। एंड देन इसके बाद में हेलो, हाँ, एंड देन इसके बाद में हम आगे वाला कंटेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये कोलॉइड का प्रॉपर्टी है। तो चार्ज दो टाइप का रहता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सही बात है। कोलॉइड पार्टिकल्स always carry an electric charge. The nature of this charge is the same on all the particles in a given colloidal solution and may be either positive or negative. कॉमन सेंस से पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, लेकिन सारे पार्टिकल्स का चार्ज सेम रहेगा। तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके सारे पार्टिकल्स का साइज सेम, एक नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है तो उसके सारे पार्टिकल्स का साइज सेम। ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब सेकंड पॉइंट, द नेचर ऑफ दिस चार्ज सेम, हाँ ये होगा। एंड देन फिर चार्ज तो रहेगा, मतलब कोई भी न्यूट्रल कोलॉइड नहीं मिलता अपने को, तो ये भी चीज अपन लर्न करें कि न्यूट्रल कोलॉइड नहीं प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज सोल एंड नेगेटिव चार्ज सोल मतलब कोलॉइड, है ना। ठीक है, तो हाइड्रेट, तो ये एग्जांपल्स लर्न कर लेना, हीमोग्लोबिन, एसिड डाइस्टर, ऑक्साइड्स वगैरह, ये सारे एग्जांपल्स आप लोग लर्न कर ले, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। चले आगे। ठीक है, फिर द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल इज ड्यू टू वन और मोर रीजंस। तो फिर एक रीजन या एक से ज्यादा रीजंस की वजह से हो सकता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स during electrodispersion of metals, due to preferential adsorption of ions from solution, and or due to the formation of electrical double layer। तो इसमें जो सेकंड रीजन है, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन, हमने डिस्कस किया था। द सोल पार्टिकल्स एक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जब दो या दो से ज्यादा आयंस प्रेजेंट रहते हैं तो प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है, कॉमन टू द कोलॉइडल पार्टिकल यूजुअली टेक्स प्लेस। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द एग्जांपल। तो ये लास्ट टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था, याद करो। AgNO3 है ना, AgI है, और KI सॉल्यूशन को AgNO3 में ऐड करो या AgNO3 को KI सॉल्यूशन में ऐड करो, दोनों अंतर है दो चीजों में। KI को अगर AgNO3 में ऐड करेंगे तो AgNO3 ज्यादा, और AgNO3 को KI में ऐड करेंगे तो KI ज्यादा। ठीक है, प्रेम क्या हो गया, डिफिकल्टी है क्या? अनम्यूट करे। सर मुझे समझा नहीं सर, मैं लेट क्यों नहीं हुआ सर अभी। सर लेट क्यों आए फिर आप? और पिछला क्लास अटेंड किया था सर क्या? नहीं सर, माय लैपटॉप वाज नॉट कनेक्टिंग सो प्रॉपर्ली, सो आई हैव शट डाउन एंड अगेन ऑन सर। पिछला क्लास अटेंड किया था क्या प्रेम? नहीं सर। फिर पिछला क्लास अटेंड करना था, नहीं किया तो उसका रिकॉर्डिंग देखना था। रिकॉर्डिंग देखा था क्या उसका? सर रिकॉर्डिंग आई नहीं ना सर उसकी बिल्कुल आ गई, क्लास की। देखो यूट्यूब पे, सर्च करो यूट्यूब पे जाके, सर सर्च करना, ठीक है। सर अभी वो रिकॉर्डिंग नंबर कितनी है सर? पता नहीं मेरे को, देख लेना यूट्यूब पे लिखा रहेगा, ढूंढ लेना, ठीक है। ओके। ठीक है, अभी एक बार बता देते हैं। तो दो टाइप की चीज़ें होती है, एक तो AgNO3 को KI में डालो, या तो KI को AgNO3 में डालो, दोनों चीज़ों में अंतर है। जैसे AgNO3 को KI में अगर अपन डाल रहे हैं तो KI ज़्यादा है, और KI को AgNO3 में डाल रहे हैं तो AgNO3 ज़्यादा है। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं अभी। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या डिस्कस, प्रेम ध्यान दो इधर, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि कोलॉइड होता है, कोलॉइड चार्ज पार्टिकल होता है, दो टाइप का चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव कोलॉइड रहेगा, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल कोलॉइड नहीं एग्जिस्ट करता। फिर जो कोलॉइड बनाने का तरीका है, चार्ज क्यों आया कोलॉइड पे, तो वो तीन रीजन की वजह से आ सकता है। उसमें जो सेकंड रीजन है, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन, इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। क्योंकि वो मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन है तो ऑब्वियस बात है कि अपन वो रीजन को लर्न करेंगे, राइट। फिर उसमें होता क्या है कि जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस रहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा आयंस प्रेजेंट रहते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू आयंस आर प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन कॉमन टू द कोलॉइड पार्टिकल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ए पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन अभी। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू KI, द प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड एड्सॉर्ब्स आयोडाइड आयंस फ्रॉम द डिस्पर्जन। तो सिल्वर आयोडाइड AgI है और उसके साथ में आयोडाइड आयंस है, मतलब ये वाली चीज की बात हो रही है। तो ये जो सोल है ये कौन सा हो गया, ये वाला सोल कौन सा हो गया, KI सॉल्यूशन एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज सोल रिजल्ट नहीं, हाँ, तो ये वाला सोल हो गया निगेटिवली चार्ज सोल, नीचे लिखा भी है यहाँ पे। और अगर अपन उल्टा करेंगे तो AgI प्रेजेंट होगा Ag प्लस के सॉल्यूशन में, तो AgI अगर Ag प्लस के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज दो टाइप के सोल अपने को देखने को मिलते हैं, AgI इन प्रेजेंस ऑफ I माइनस एंड AgI इन प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस। ठीक है, ये चीज आगे बढ़े अपन। तो ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। इसका और एक एग्जांपल है अपने पास में, FeCl3 वाला।
If FeCl3 is added to excess hot water, a positively charged sol of hydrated ferric oxide is formed due to adsorption of Fe3+. तो इसमें भी मैंने बताया था, वाटर में FeCl3 डाला कि NaOH वाटर में डाला, है ना? नहीं, FeCl3 NaOH में डाला कि FeCl की वाटर FeCl3 में डाला, ठीक है? ये देख लो इधर, FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस हॉट वाटर। अच्छा, दोनों में FeCl3 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेना लिख लो ये चीज, दोनों कंडीशन में FeCl3 को ही अपन ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, दोनों कंडीशंस में FeCl3 ही ऐड हो रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से कौन से कोलाइड्स बने? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड एंड निगेटिवली चार्ज कोलाइड, राइट? तो Fe3+ जो चार्ज अपने को दिख रहा है वो वाला कोलाइड का टाइप हो जाएगा। फिर Fe2O3.XH2O Fe3 के प्रेजेंस में, Fe3+ के प्रेजेंस में, या फिर Fe2O3.XH2O OH- के प्रेजेंस में। तो Fe3+ के प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज, OH- के प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये लर्न करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग acquired a positive or a negative charge by selective adsorption on the surface of colloid particles as stated above, this layer attracts counter ions from the medium forming a second layer as shown below. तो AgI I- के प्रेजेंस में था, याद है? तो वो किसको पकड़ने की कोशिश करेगा? K+ को ढूंढ के पकड़ने की कोशिश करेगा और अटैच होने की कोशिश करेगा। फिर अगर AgI Ag+ के प्रेजेंस में, तो वो किसको ढूंढने की कोशिश करेगा? I- को ढूंढने की कोशिश करेगा। ध्यान दो यहाँ पे कि अपन यहाँ पे NO3- की बात नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीजन है, और उसका रीजन है कि वो ग्रुप बड़ा है, वो वाटर के साथ इंटरमिक्स हो जाता है। NO3- की बात नहीं कर रहे हैं अपन, दोनों केसेस में Ag+ को ले रहे हैं और Ki को ले रहे हैं। तो ये पॉइंट लिख लो सब लोग। In both the cases we are considering Ag+ and K+ and I-। दोनों केसेस में अपन Ag+ को कंसिडर कर रहे हैं और K+ और I- को कंसिडर कर रहे हैं, ये लिख लेना, ये लर्न होना चाहिए सबको, ठीक है? फिर इसमें हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर होता है, ये नाम याद रखने बोला था। फिर इसके बाद का एक जो छोटा सा पैराग्राफ है ये बोल दिया था जाने दो, छोड़ दो। और फिर जीटा पोटेंशियल क्या होता है ये लर्न करने बोला था, कि दिस से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक लर्न करने बोला गया था, ठीक है? तो ये चीज़ अपन याद रखें, इसको लर्न कर ले। आगे बढ़ते हैं, आई होप जनता ने ये लिख लिया होगा, प्लीज़ लिख लो इसको जल्दी से। चले आगे, इसको डिलीट करें, ठीक है? द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन, because the repulsive forces between charged particles having same charge prevent them from coalescing or aggregating together। ये बताया था लास्ट टर्न पे कि वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे सेम चार्ज की वजह से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग चार्जेस ऑन कोलॉइड्स, क्योंकि कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है और क्योंकि सारे पार्टिकल्स के ऊपर सेम सेम चार्ज होता है ना, अपन ने अभी पहली बार आज की पहली स्लाइड में देखा कि ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम चार्ज। सारे पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, वो एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं हो पाएंगे, एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, उनका एक गट्ठा नहीं बन पाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू एग्रीगेट विथ ईच अदर बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये लर्न कर लेंगे पॉइंट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर पता है अपन को, उसको ये वाले पैराग्राफ से रिलेट करें। चले आगे, लेटेस्ट मूव अहेड, इसको करते हैं डिलीट। हाँ, अब अपन को देखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, आज का नया प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। पूरा सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री थियोरेटिकल टॉपिक है, सुनना है, लर्न करना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। सर आपने तो बोल दिया कि चार्ज है, लेकिन हमें कैसे पता चला? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट करके पता चला। When electric potential is applied across two platinum electrodes dipping in the colloidal solution, the colloid particles move towards one or the other electrode। तो colloid particles जो है वो मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे होंगे? अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर की वजह से।
द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन है, इसको लर्न करें। This is the definition for electrophoresis. The movement of colloidal particles under an applied electric potential is called electrophoresis. Particles मूव कर रहे हैं, और particles क्यों मूव कर रहे हैं ये भी अपने को पता रहना चाहिए। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये कंडीशन है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे तो इसलिए उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम द कैथोड, बराबर है, या टुवर्ड्स द एनोड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द एनोड। लिख लो इस चीज़ को, मतलब है ही टेक्स्ट बुक में आप लोगों के पास में ये तो। और ये रीज़न क्या है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपको कैसे पता चला कि वो आपको कैसे पता चला कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज रहता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता चला पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए। सर फिर आपको कैसे पता चला पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव किए? जब वो इलेक्ट्रोड देखा अपन ने, तो वो इलेक्ट्रोड के ऊपर वो चीज़ें डिपॉजिट हो रही थी या वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट कर रही थी। तो ये चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ाते भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन एक बार फिर से, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स, अप्लाइड अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्स बोलो पोटेंशियल बोलो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब ये कंसेप्ट देख लो यहाँ पे, डायग्राम पे ध्यान दे सब लोग, ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड और कैथोड समझता है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया मस्त एकदम। हाँ, अभी ये इनिशियल लेवल है, फिर ये रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर लाइक उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द एनोड, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डायग्राम। व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, that is movement of particles, is prevented by suitable means, it is observed that dispersion medium begins to move in electric field. This phenomenon is termed as electroosmosis. देखेंगे बाद में इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, पहले अपन ये स्ट्रक्चर देखते हैं। फिगर 5.13 पे देखे सब लोग, ये देखो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये जो निगेटिव चार्ज का कोलोइडल सॉल्यूशन है देखो इधर जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये क्योंकि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इसीलिए ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं। सोचो अगर कोई कोलोइडल सॉल्यूशन होता जिसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते तो वो एनोड की तरफ जा रहे होते, राइट। अभी कोलोइड तो एक ही टाइप का होता है ना, कोलोइड इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। कोलोइडल सॉल्यूशन इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज, इट कैन नॉट बी बोथ, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। तो अगर पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसके पार्टिकल्स एनोड की तरफ जाएंगे, निगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसके पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाटर है, यहाँ पे वाटर वगैरह तो रहेगा ही, क्योंकि उसमें ही तो मूव करेगा, वो उसमें मूव करेगा तभी तो जगह मिलेगी उसको मूव करने के लिए। सॉलिड में ऐसा मूवमेंट नहीं रहता है, हमको पता है ये चीज़ की, लिक्विड सॉल्यूशंस में मूवमेंट पॉसिबल रहता है पार्टिकल्स के लिए, इजी फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, पार्टिकल्स का अपन इजी फ्लो मेंटेन कर सकते हैं इन केस ऑफ लिक्विड मीडियम्स, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लो, अभी इसको लिख लो, निगेटिव चार्ज कोलोइड पार्टिकल है इसलिए कैथोड की तरफ जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव वाला होता तो एनोड की तरफ जा रहा होता। और फिर इसमें ये भी लिखना कि एक कोलोइड दोनों नहीं हो सकता, एक कोलोइड सोल कैनॉट हैव बोथ द चार्जेस टुगेदर, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ हो ऐसा नहीं होता, इसको लर्न करें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हार्दिक डाउट पूछिए। सर ये आप स्लाइड्स भेजते हो तो सर वो उसमें लिखा हुआ नहीं रहता है। हाँ तो ये इसलिए लिखा हुआ नहीं रहता क्योंकि मैं क्लास में लिख रहा हूँ। ओके सर। सर वो नोटबुक में लिखते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज होता है फिर को रिलेट करने में। तो क्या करना है फिर, ये इसके साथ मैं सेव नहीं कर पाऊंगा, मतलब ऐसा है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जूम के मार्कर से लिख रहा हूँ, और वो मार्कर पीपीटी पे खत्म हो जाता है बाद में, लेक्चर खत्म होने के बाद में। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है अपने पास में कि आप लोग इसको नोटबुक में रजिस्टर में लिखे, और पीपीटी जब शेयर हो जाएगी तो वो रजिस्टर वाले नोट्स पढ़ना, और अगर कोई पॉइंट नहीं लिख पाए तो उसके लिए रिकॉर्डिंग देख लेना। हार्दिक अनम्यूट करो। ओके सर।
वो जैसे क्लास में अपन बोर्ड से लिखते हैं ना, तो बस वैसे ही अभी कैसा है कि हर पॉइंट मैं पीपीटी में मेंशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाते टाइम फ्लो में चीजें याद आती तो वो लिखने में आती। पीपीटी में कैसे बनाता हूँ, एटलीस्ट फॉर थियोरेटिकल चैप्टर्स सीधा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कट कॉपी पेस्ट करता हूँ। अपन ने नॉमेनक्लेचर में देखा था, नॉमेनक्लेचर में तो फिर भी बहुत सारा कंटेंट मैंने डेवलप किया था, क्योंकि वो टॉपिक की रिक्वायरमेंट वैसी है। अभी सरफेस केमिस्ट्री में क्या ही है, जो थ्योरी है वो है, तो मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्लाइड्स तो बना लिए, स्लाइड शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ में, बट ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये आपको नोटबुक में अभी ही लिखने हैं। और अगर पिछले लेक्चर्स के नहीं लिखे तो रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना। ऑनलाइन क्लासेस में एक बेनिफिट रहता है कि अपन रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। श्रीतेज। सर ये वो व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस से दिस फिनोमेना इज टर्म इलेक्ट्रो हाँ हाँ हाँ, वो 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 बता रहे अभी अभी पढ़ा रहे हो। हाँ ये चीज़ पढ़ाना है अभी। तो ये चीज़ लिख लो पहले, निगेटिव कोलॉइड पार्टिकल्स है इसलिए ये डायग्राम में कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव वाले होते तो एनोड की तरफ जा रहे होते। एक कोलॉइड पे दोनों चार्जेस साथ में नहीं रह सकते, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है। तो क्या हो रहा है, इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि यहाँ पे मैंने एक ऐसा स्टॉपर लगा दिया, दिख रहा है ऐसा स्टॉपर लगा दिया कि यार ये तो पार्टिकल को मैं जाने ही नहीं दूंगा, ये निगेटिव पार्टिकल्स को मैं कैथोड के पास जाने ही नहीं दूंगा। तो फिर क्या होता है, अब जब निगेटिव पार्टिकल्स कोलॉइड के नहीं जा पाएंगे तो जो डिस्पर्जन मीडियम था, इस केस में वाटर, जो डिस्पर्जन दिख रहा है ना, वाटर डिस्पर्जन मीडियम है, तो इस केस में जो वाटर डिस्पर्जन मीडियम है वो मूव करना चालू कर देता है। तो सोचो, क्योंकि हम उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं, बिकॉज वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड in this tube and we are not allowing the colloid particles to move, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं और हम colloid particles को मूव नहीं करने दे रहे हैं। we are not allowing the colloid particles to move and we are applying electric field। तो उस केस में क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम वाटर खुद मूव करना चालू कर जाएगा। अब सर वाटर किधर मूव करेगा, तो वो वाटर देखेगा कि कौन से साइड में चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव है, उसके बेसिस पे वो मूव करेगा। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्पर्जन मीडियम बिगिंस टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। In most of the cases, it moves in the opposite direction. In most of the cases, the dispersion medium moves in opposite direction. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कोलॉइड पार्टिकल्स का मूवमेंट, कोलॉइड पार्टिकल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इसको लर्न करेंगे, कोलॉइड पार्टिकल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस और डिस्पर्जन मीडियम का मूवमेंट इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बोलिए प्रेम, डाउट पूछिए। सर सर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में एक और पॉइंट आएगा ना सर, इट इज अ लैबोरेटरी टेक्निक यूज्ड बाय फॉर सेपरेटिंग डीएनए एंड आरएनए। है क्या ऐसा, पता नहीं मेरे को, अगर होगा तो आगे के स्लाइड्स में होगा, ठीक है। यस सर, नाउ आई हैव सर्च ऑनलाइन सो इट इज देयर सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये समझा प्रेम आपको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस? अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है, और ये सर्च वगैरह क्लास के बाद या क्लास से पहले क्या करो, क्लास में इधर ध्यान दिया करो, ठीक है। ओके ओके सर। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलॉइड के पार्टिकल्स मूव करते, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्जन के पार्टिकल्स मूव करते। लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स तभी मूव करेंगे जब स्टॉपर लगाया है। तो ये स्टॉपर लगाने वाली कंडीशन लिख लेना कहीं तो भी, ठीक है। आगे बढ़े, स्टॉपर वाली कंडीशन लिख लेना। चले आगे, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे हाँ हार्दिक, और एक इसमें सॉल्यूशन ऐसा है कि ये जो बोर्ड पे मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, इसकी अगर आपको स्लाइड चाहिए तो क्लास में पढ़ाते वक्त आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर रिकॉर्डिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो उसमें वो वाला कंटेंट आ जाएगा। तो दैट कैन बी डन, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि हाथ से नोटबुक में लिखे, क्योंकि अगर अपन अपने हाथ से लिखते हैं तो थोड़ा याद रहने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है उस चीज़ का। ये इंस्ट्रक्शन सबके लिए था, सिर्फ हार्दिक के लिए नहीं था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस समझा सबको, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस समझा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्टिकल मूव करता है, कोलॉइड का पार्टिकल मूव करता है। अगर पॉजिटिव कोलॉइड है तो निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। अगर निगेटिव कोलॉइड है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर एक इसमें जनता को डाउट आना चाहिए, आपको भी आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि सर वो एनोड तो पॉजिटिव रहता, कैथोड तो निगेटिव रहता है ना, अनायन
अनायन निगेटिव तो एनोड पॉजिटिव, कटायन पॉजिटिव तो कैथोड निगेटिव। सर फिर यहाँ पे गलत हो गया क्या? तो ऐसा गलत नहीं है। अब अपन कैथोड और एनोड की न्यू डेफिनेशन देखेंगे। ये चीज अपने को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये आप लिख लो, एनोड मतलब ऐसा टर्मिनल, टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रोड बेसिकली। एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड कैथोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। एनोड इज द टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड इज द टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। इसको लिख ले, जल्दी करे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन करना मतलब वो जो बोला ना, एग्रीगेट बनाना, गट्ठा बनाना, है ना। देखो यहाँ लिखा भी है, टू फॉर्म एग्रीगेट्स और कोएगुलेट्स। याद है अपन ने अभी वो सोप के केस में देखा था, वो कोएगुलेट करता है ना। फिर एक कोएगुलेशन का वर्ड का मीनिंग भी आप लोगों ने देखा होगा। ब्लड ना कोएगुलेट करता है। वो अपन देखते हैं ना, कहीं चोट वगैरह लग जाए तो फिर वो खून कैसा सॉलिडिफाई हो जाता है, उसकी पपड़ी बनती, फिर वो जब नई स्किन जनरेट होती तो वो निकल जाता। कहीं पे चोट वगैरह लगी होगी तो ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड कोएगुलेट करता है, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, बायो वाले अच्छे से बता पाएंगे। बट बेसिक कंसेप्ट ये है कि ब्लड कोएगुलेट कर रहा है क्या, ताकि और ज़्यादा ब्लड ना निकले बॉडी में से। तो अगर छोटी सी चोट है, अगर बहुत बड़े चोट है, तो फिर तो ब्लड नहीं कोएगुलेट कर पाएगा, उसको बैंडेड वगैरह लगाना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसीजर रहती है। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा कट वगैरह हो गया तो थोड़ी देर में वो ब्लड अपने आप कोएगुलेट कर जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सॉलिडिफाई होना क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एकदम पास में आ गए, पास में आ जाते हैं उसके पार्टिकल्स, और फिर वो एक साथ बैठते हैं और फिर वो कोएगुलेट हो गए, एक गट्ठा बन गया उसका। शेविंग करते वक्त, शेव करने के बाद में एलम मूव करते फेस के ऊपर, फेस के ऊपर एलम मूव करते हैं। एलम मूव करने से कोएगुलेशन ब्लड का जल्दी होता है, ऐसा बोलते हैं। धनवीर अनम्यूट। सर आपका आवाज लैग हो रहा था अभी बीच में। अभी आ रहा है आवाज ठीक से? यस सर, अभी ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो मैंने बोला कि ब्लड कोएगुलेट करता है। कोएगुलेट करना मतलब उसका गट्ठा बनाना, ऐसा छोटा सा सॉलिडिफाई हो जाता है वो चीज़। कहीं पे चोट वगैरह लग जाए तो वो अपने आप हील हो जाती है। तो पहले ब्लड कोएगुलेट होता है, वो सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने का जब नई स्किन बनेगी तो वो ब्लड की पपड़ी निकल के गिर जाती है। एज वी एज, बूढ़े लोगों में कोएगुलेशन की टेंडेंसी कम कम होते जाती है। इसलिए अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो उनका ब्लड का फ्लो होना रुकता नहीं है। बहुत ज़्यादा सीनियर लोगों के बारे में बात करें अगर अपन तो। फिर शेव करने के बाद में फेस के ऊपर से गीला करके एलम घुमाते हैं, तो उसका रीज़न है कि एलम की वजह से ब्लड का कोएगुलेशन जल्दी होता है। ठीक है, तो कोएगुलेशन का एग्जांपल दे दिया मैंने। अब अपन कंसेप्ट देखते हैं, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। याद है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। इफ सम ऑफ द चार्ज इज रिमूव्ड द पार्टिकल्स विल कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स। याद है, चार्ज चार्ज है इसलिए वो एक साथ नहीं आते, है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब भी देखा अपन ने 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस की वजह से रिपेल करते हैं तो कोएगुलेट नहीं होते। लेकिन अगर अपन थोड़ा चार्ज रिमूव कर दे तो वो कोएगुलेट हो पाएंगे, और कोएगुलेट होंगे तो सेटल डाउन अंडर फॉर्म ऑफ ग्रेविटी। तो अगर वो सेटल डाउन अंडर फॉर्म ऑफ ग्रेविटी हो गए, इन अ रिएक्शन वेसल इफ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन सॉलिड स्टेट, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। किसी रिएक्शन वेसल में अगर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और वो प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में फॉर्म हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको पीपीटी बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल।
द कोएगुलेशन ऑफ लाइपोफिलिक सेल्स कैन बी कैरिड आउट इन फॉलोइंग। बहुत सारे वेज अपन देखेंगे जिसमें कोएगुलेशन करा सकते हैं। कोएगुलेशन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। कई बार अपने को कोलॉइड नहीं चाहिए रहता है और वो कोलॉइड की जगह हम लोगों को सॉलिड स्टेट में वो चीज़ चाहिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म में वो चीज़ चाहिए, तो इसलिए अपन क्या कराते हैं, उसका कोएगुलेशन कराते हैं। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, इसको लिख लो जल्दी से, ये पता ही होगा बट फिर भी लिख लो। सॉलिड प्रोडक्ट अगर बना तो उसको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। बोलिए श्रीतेज। सर वो फर्स्ट वाला सेंटेंस, द स्टेबिलिटी ऑफ द लाइपोफिलिक सोल हाँ, द इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइपोफिलिक चार्ज सोल्स, ऑन कोलाइडल। the stability of lyophobic soil is due to the presence of charge on colloid particles। तो colloid particle करके कोई चीज रहती है, उसके ऊपर चार्ज रहता। अब देखो दो टाइप के colloid रहते हैं, याद है श्रीतेज, लायोफोबिक और लायोफिलिक। यस सर। तो उसमें से जो लायोफोबिक है उसके ऊपर चार्ज है, और वो चार्ज की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक लेवल में मेंटेन्ड है। नहीं तो अगर थोड़ा भी चार्ज अपन रिमूव कर दे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो चार्ज अपने आप रिमूव हो जाए तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, तो कोएगुलेट हुआ। दूसरा मेथड है कि हम उसको कोएगुलेशन कराए, हम उससे चार्ज रिमूव कराए। तो अगर अपन चार्ज रिमूव करा, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। ठीक है श्रीतेज, अनम्यूट करो, बताओ समझा क्या? यस सर, थैंक यू। ओके ओके ठीक है। प्रेम, प्रेम अनम्यूट, डाउट है क्या? हेलो हेलो। सर मुझे भी ये समझा नहीं सर, द स्टेबिलिटी ऑफ द लाइपोफिलिक सोल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इफ समहाउ द चार्ज इज रिमूव्ड। चार्ज अगर है तो चार्ज की वजह से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बराबर। यस सर। तो अगर लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अगर अपन लाइक चार्जेस का चार्ज ही हटा दे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, बराबर। तो पार्टिकल्स पास आ पाएंगे, और अगर पार्टिकल्स पास आ पाएंगे तो कोएगुलेट कर पाएंगे। प्रेम बताओ समझा क्या? यस सर समझा। ठीक है ठीक है, चले आगे, इसको करते डिलीट, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इतने सारे मेथड्स है जिसकी वजह से अपन कोएगुलेशन कराते हैं। तो पहला ही मेथड क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द कोलोइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स गेट डिस्चार्ज एंड प्रेसिपिटेटेड। अगर गट्ठा बन जाएगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो निगेटिव निगेटिव एक साथ पास में कब आएंगे? अगर कोई पॉजिटिव हो बीच में तो निगेटिव निगेटिव पास में आ सकते हैं, राइट। तो उस केस में क्या है, उस केस में डिस्चार्ज हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर अपोजिट चार्ज की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जो डेफिनेशन बताया था इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उससे ही अपन रिलेट कर सकते हैं। धनबीर अनम्यूट। सर इशू आ रहा है, अभी भी आपके इधर से ही आ रहा है इशू। नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अब यस सर। प्रेम, हेलो, यस सर। डाउट है क्या? सर आपकी आवाज मीन्स अनम्यूट। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग इन बिटवीन। आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक है, रुको होल्ड करो 2 मिनट, लेट मी चेक।
अब बेटर है क्या? धनबीर अनम्यूट करेंगे प्लीज। अब नो सर, सेम इशू है। अभी आपने नम बोला तो नम रुक के आया वो आवाज पूरा। ओके प्रेम अनम्यूट। सर आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी भी।